हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास से 10th क्लास में बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा है और इसी के अंदर हम लोग जो है बी निर्माण की बात कर रहे थे। बेसिकली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। तो कल आपने पढ़ लिया होगा किस किस प्रकार में कहाँ कहाँ से किस तरह क्या चीजें बनती है, बी निर्माण का उद्योग क्या है, क्रियाकलाप क्या है। ठीक है। और कुछ थोड़ा सा अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इन क्लासिफिकेशन में आप कल ऑनरशिप के बेसिस पर जो है उतना आप पढ़ चुके हो। आज आपको थोड़ा इससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, एक इसमें बेसिस है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है मेरे बच्चों जो आपका एग्रीकल्चर पर आपका बेस होती है, यानी कि वो इंडस्ट्री जिनका बेस एग्रीकल्चर होता है, हम उनको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंतर्गत कैरी करते हैं या उनको हम उसमें काउंटिंग करते हैं कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ये क्या है, एग्रीकल्चर। क्लियर है? जैसे आप इसमें देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग है, आपका कॉटन है, पटसन है, रेशम है, ऊनी वस्त्र है, चीनी है और वनस्पति तेल आदि, ये सब क्या है, कृषि से प्राप्त जो आपका कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल बेस पर इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको चीनी बनानी है तो आपको गन्ना चाहिए। क्लियर है? आपको रेशा बनाना है तो उसका रेशे का कीड़ा आपको चाहिए। ऊन बनाना है तो आपको भेड़ बकरी चाहिए। क्लियर है? पटसन में लगाना है तो आपको खेती करनी होगी पटसन की। सूती वस्त्र उगाना तो आपको कॉटन कल्टीवेशन करना होगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं और इनको आप अच्छे से देख भी सकते हैं। क्लियर है? अब है वस्त्र उद्योग। क्लियर है? भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। कह रहे हमारे यहाँ अगर आप बात करोगे इंडियन इकोनॉमी में, जो आपका, आप लोग चेन्नई जाइए, आप लोग गुजरात जाइए, अहमदाबाद जाइए, मुंबई में तो सारा अब थोड़ा सा ये जो आपके मील वगैरह शायद कम हो गई हैं, लेकिन एक जमाना था कि मुंबई में बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन आपका इस सेक्टर में लगी हुई थी जो आपका रोजगार पाती थी। क्लियर है? क्या थे? जो इस क्षेत्र से जुड़कर अपना रोजगार पाती थी। ठीक है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान था। जो इंडस्ट्री है आपका, उसमें एक इम्पोर्टेंस जो रोल है वो प्ले करती थी। देश का अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त न्यूनतम उत्पाद तक की श्रृंखला को पूरित करता है। यानी कि कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से क्या करता है, हाई वैल्यू को प्राप्त करता है। ठीक, और उसका अतिरिक्त भी चीजों को परिवर्तन होता है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हस्तकरघा बुनाई तकनीकों में पाया जाता है। इन सब चीजों में हम लोग इसको देखते हैं, पाया जाता है और आपका मिलता है। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथों से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाया जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय हथकरघा का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमें परंपरागत उद्योग में बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड से निर्मित मशीन वस्त्र से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं कर रहे। तो क्या रहा था, एक टाइम था कि हम लोग अपने हाथ से काट कर आपका हम लोग अपने कपड़े बनाते थे, और एक जमाना था कि भारत के जो रेशमी कपड़े थे वो भारतीय बाजार को छोड़िए मध्य एशिया और यूरोपियन बाजारों में बड़ी डिमांड थी। और भारत का बाजार अगर किसी के लिए प्रसिद्ध था तो मसालों के अलावा आपका रेशमी कपड़े और सूती कपड़ों के लिए बड़ा फेमस था। बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो भारतीय कपड़े को प्राप्त करने के लिए बड़ी उम्मीद लगाया करते थे कि इस बार हमको बहुत अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हम अच्छा खासा जो लाभ है, जो मुनाफा है, हम उसे कमा पाएंगे। किस बेस पर? केवल कपड़े के बेस पर। क्योंकि भारत में जो आपकी तकनीकी थी वो हाथ से बनाने की, डिजाइन करने की। आप देखेंगे आज भी हमारे यहाँ बनारस हो गया, चेन्नई हो गया और लखनऊ, ना जाने कितनी सारी जगह हैं आपके सूरत वगैरह में जहां आज भी हैंडमेड चीजें बनती हैं और उनका एक विश्व में एक अलग ही अपना डिमांड है उनका। क्लियर है? और वो आपका बड़ा उनका एक कंपटीशन है।
ठीक, आगे बढ़े। रेशम उत्पादन, धुनाई कताई, बुनाई, रंगाई व परिष्कृत, वस्त्र निर्माण, गवर्नमेंट, कपड़ा और सूत और कच्चा रेशा। अब होता क्या है समझिए। सबसे पहले हम कच्चे रेशे का उत्पादन करते हैं। क्लियर हो गया? रेशा उत्पादन हो रहा है, उसकी कताई हो रही है, इनके सूत बन रहे हैं, बुनाई कर कपड़ा बना, उस पर रंगाई और उसको फिल्टर करके हमने क्या बनाए, रेडीमेड जो वस्त्र हैं वो आपको तैयार होते हैं। मान लीजिए मैंने शर्ट पहनी है, अगर मुझे इस पर कोई डिजाइन करना है, कोई कलर करना है, तो मुझे रंगाई और परिष्कृत करना पड़ेगा। फिर मेरे को आपको सिली सिलाई जो कपड़े जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, और वस्त्र आपको जिनको हम आम रूप में रेडीमेड कपड़े भी कहते हैं, वो हमको मिलके तैयार होते हैं। अब आपको कुछ इसमें बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहला सफल सूती उद्योग 1854 में कहा लगा था? मुंबई में लगा था। ठीक, और सेकंड देखिए, यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए, 1914 से लेकर 18 के बीच का वो समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। क्लियर है? और इंग्लैंड के अधीन था। ऐसी इंग्लैंड के कपड़ों की मांग आपूर्ति होते भारतीय वस्त्र सूती उद्योग में इसको प्रोत्साहन मिला। कैसा है कि उस जमाने में भी इसको बड़ा प्रोत्साहन किया गया और बड़ी डिमांड थी और बड़ा इसको देखा गया कि बड़ा महत्वपूर्ण है ये उस जमाने में भी। अब आप देखेंगे आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग, कह रहे जो आपके सूती वस्त्र उद्योग हैं, महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन और पत्तन यानी कि पोर्ट की समीपता, श्रम, नवीन युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसे स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी आरंभिक तौर पर, तो ये फैक्ट्रियां जो सूती वस्त्र उद्योग है ये आपके महाराष्ट्र गुजरात के समीप ज्यादा रहा। कर इनके बहुत सारे कारण रहे कि ये कहाँ चला गया आपका। आप देखेंगे ये अगले सेक्टर में जो बढ़ा है, खास करके जो आपके गुजरात में बढ़ा, महाराष्ट्र में बढ़ा, उसका कारण रहा है कि वहां की कपास की उपलब्धता, वहां बाजार, वहां का ट्रांसपोर्टेशन और वहां की लेबर और वहां की जो नवीन जलवायु थी वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बड़ा उपयुक्त मानी गई और बहुत अच्छी मात्रा में वहां पर कॉटन कल्टीवेशन हुआ भी। ये सारे ऐसे फैक्टर रहे जिनके कारण वहां पर अच्छा खासा आप देख सकते हो कि वहां कॉटन की बढ़िया ग्रोथ आपका मानी जाती है। क्या करते हैं हम इनका बढ़िया जो ग्रोथ है वो हम मानते हैं। इस उद्योग का कृषि से निकटतम संबंध है कृषकों, कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वाले, यहां तक कि जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मील स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप उद्योग का विकास भी होता है। कैसा है जो उद्योग है, जो उसका विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो भी कैसा हो रहा है, वो आपका कंटिन्यूअस आपका बढ़ रहा है। वो क्या है, उनकी ग्रोथ जो है उसमें हो रही है। अब आपको कुछ कुछ इसमें अच्छा सा समझ आया होगा कि भाई कपड़ा इंडस्ट्री कैसी है भारत में और एग्रीकल्चर बेस है कि नहीं है। देख लीजिए बेटा एक बार, पता है कि कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती और रेशमी, जरी, काशीदारी आदि बुनाई परंपरागत कौशल और डिजाइन के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्र यानी कि डिसेंट्रलाइज है। भारत में कताई उत्पादन के विश्व का स्तर है, यानी कि जो भारत में जो कताई की जाती है उसका प्रोडक्शन जो होता है एक वर्ल्ड लेवल का है। लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। जो हम लोग बुनाई करते हैं उसकी क्वालिटी जो है वो आपकी औरों की तुलना में थोड़ी सी लो है। क्लियर है? और यह देश के उत्पादित कच्चा स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बुनाई का कार्य हस्तकरघाओं में, विद्युत घरों और मिलों से होता है। हस्तकरघा से बुनाई खादी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनाई को घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्राप्त करता है।
घरों में है और उनको बड़े पैमाने पर जो है आपका रोजगार जो प्राप्त है वो करता है। तो यानी कि जो आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग है, वो आपका घरेलू घर में बड़े पैमाने पर काम किया जाने वाला इंडस्ट्री है और बड़ी डिमांड है। आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो एमएसएमई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, जिनको हम जो कुटीर उद्योग की श्रेणी में लाते हैं, ये किसी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोग इसमें लगे होते हैं, कोई ना कोई आपका प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, फैमिली लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग बाहर से भी उनको हायर करके रखा जा सकता है और अपने स्तर पर उन चीजों को उत्पादन करते हैं और लोकल बाजार में उनका डिमांड होता है और वो बाहर भी सप्लाई हो रहे हैं। इसी के तहत आप देख रहे हैं आजकल एक जिला एक उत्पाद नामक योजना चलाई जा रही है। ये सब इनसे ही संबंधित है। अब देखिए, हमारे देश की विद्युत चालित कारों और हस्तकरघा द्वारा निर्मित लेमूज की अपेक्षा कारखाना द्वारा निर्मित लेमूज को कम करना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, ये बताना है आपको। अब है आपकी पटसन इंडस्ट्री। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, क्यों महत्वपूर्ण है ये देखिए। भारत में पटसन और पटसन से निर्मित सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत कैसा है? पटसन के उत्पादन में शीर्ष स्थान है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा निर्यातक भी है, पहले नंबर पर बांग्लादेश। आप जो जूट से बनी जो आप बैग देखते हैं, जो आप बोरिया देखते हैं, ये जो होती है जूट जो होता है, आपने बैग देखे होंगे, जूट के बैग आ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? और कई भाषा में सन भी कहते हैं। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% पटसन उद्योग अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला, मेखला का मतलब जानते हो, श्रृंखला या बेल्ट में होता है। तो 98% अकेला कौन कर देता है? बंगाल। और बंगाल में खास करके वो क्षेत्र जहां पर हुगली नदी बहती है। तो ये जो हुगली नदी बहती है 98 किलोमीटर वो आपकी लंबी है और 3 किलोमीटर ये चौड़ी है। वो जो पूरी बेल्ट है, जो मेखला है, उसी बेल्ट में क्या होती है, पटसन का एग्रीकल्चर जो है बहुत मस्त लेवल पर किया जाता है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट तिरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के महाविभाजन के पश्चात पटसन मिलें भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश में चला गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम आज बांग्लादेश देखते हैं, ये एक जमाने में पूर्वी पाकिस्तान था। दो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का पाकिस्तान। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको इसके साथ में कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताते चलता हूं और ये आपको नोट करते हुए चलना है। क्लियर है? अगर आप ऐसे इसको करेंगे, इसको देखेंगे, तो चीजें शायद थोड़ी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? आप देखिए एक बार, हुगली नदी के तट पर इनमें से स्थित होने के निम्न कारण है। कह रहे हुगली नदी के तट पर ही आपका पटसन हो रहा है, उसके कुछ आपके फैक्टर हैं, कुछ कारण है कि वहां पर पटसन जो है बड़ी अच्छी मात्रा में हो रहा है। क्या? जैसे पटसन उत्पादन क्षेत्र की निकटता, पहली बात है सस्ता जल, वहां जल की जो उपलब्धता है वो बड़ी अच्छी है, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया डेवलप है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है वहां का, रेल और जल परिवहन भी है। आप वहां पर अगर कोई कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आप ट्रेन के माध्यम से यानी कि रेलगाड़ी के माध्यम से भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भेज सकते हैं। और जल परिवहन के लिए कच्चा माल मिलों तक पहुंचाने के लिए सहायक होना, कच्चा माल को पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल और पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना कोलकाता का एक बड़ा नगरीय केंद्र के रूप में है। बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यातक के लिए पतन यानी कि पोर्ट की सुविधा प्रदान करता है। अगर आपको कोई चीज को बाहर एक्सपोर्ट करना है और अगर वो चीज पोर्ट वगैरह आपके पास में है, तो यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और हम उसको बाहर आसानी से भेज सकते हैं। अगर ऑप्शंस है, कॉस्ट कम हो रही है, लेबर कम जो है उसकी कॉस्ट कम कॉस्ट पर मिल रही है, तो क्या होगा, हमारी सेविंग कैसी है, बढ़ जाएगी।
भाई अगर हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा तो ऑब्वियस है जो आपका रिमेनिंग है, जो अधिशेष जिसको हम कहते हैं, आप देखेंगे और हमारा प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमको देख लिया इतना। तो आपको पटसन जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, क्या जरूरी है, और 1855 में पहला कैसे आपका जो है पटसन की जो मील है वो आपकी लगाई गई थी। ये सारी चीजें जो है आपको देखना है। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद हमको देखना है जो आपकी चीनी इंडस्ट्री है, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? हम चीनी इंडस्ट्री को देखें। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब हम चीनी उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए चीनी उद्योग के विषय में। तो आपको पता है कोई भी जीवन की खुशी बिना मिठास के पूरी नहीं होती, लेकिन एक मिठास आपकी थाली तक, एक लड्डू या एक कोई भी ऐसी स्वीट जो आपकी थाली तक पहुंचती है, वो एक बहुत लंबा उसके पीछे एक मेहनत ट्रेवल करती है, एक हार्ड वर्किंग ट्रेवल करती है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है, यानी कि जो हम लोग आपका चीनी का प्रोडक्शन करते हैं वर्ल्ड में हम लोग सेकंड नंबर में। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खंड सारी, हम जो गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, खंड बनाते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो इसमें हम प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट नंबर है हमारा। इस उद्योग में प्रचुर कच्चा माल भारी है। धुलाई के आपका सुक्रोज की मात्रा घटती जाती है। सुक्रोज उसका एक क्वालिटी कंटेंट होता है गन्ने के रस के अंदर, ये कंफर्म करता है कि कितनी चीनी इसमें बना सकते हैं हम लोग एक कुंटल में। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये वो बेल्ट है जहां पर गन्ने का बड़ा प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान में फैले हैं। आपका उधर उत्तर प्रदेश हो गया, उधर मध्य बिहार हो गया, और आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है। लगभग लगभग, यानी कि आप देखोगे तो 60% अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों में ही टोटल भारत की जितनी भी आपका शुगर फैक्ट्रियां हैं, जो शुगर मिल हैं, अकेले इन दो राज्यों में है। ठीक, यह उद्योग मौसमी और सहकारी क्षेत्र के में उपयुक्त हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी। इसका मुख्य कारण यह है कि गन्ने में अधिकांश सुक्रोज की मात्रा अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु में भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारिय समितियां भी सफल हुई हैं। कह रहे जो आपके ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर भी विशेष रूप से चीजें बढ़ी हैं, और खासकर हमने देखा है कि जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम कर रही हैं वहां पर एग्रीकल्चर की जो आपकी शुगर फैक्ट्रियां हैं वो काफी बड़े रूप में निकलकर हमारे सामने आ रही है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा देख लीजिए आप। खनिज आधारित उद्योग, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो खनिज बेस हैं, जो आपका मिनरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट है। अभी आपने एग्रीकल्चर की जो सेक्टर की थी उन्होंने आपने उनको देख लिया। ठीक है, जैसे अपने पटसन को देखा, चीनी को देखा, इन सब इत्यादि को, और कॉटन को भी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले देखते हैं वे उद्योग जो आपका खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं। जैसे लोहा और इस्पात, दोनों अलग हैं। लोहा तथा इस्पात एक आधार वो यानी कि बेसिक उद्योग हैं, और ये सभी भारी, हल्के और मध्यम से बनी मशीन पर निर्भर करते हैं कि ये हैवी इंडस्ट्री होगी कि हल्की होगी या मीडियम इंडस्ट्री होगी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो उसकी मशीन है उस पर। और विविध प्रकार की इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो सामग्री हैं, जो चीजें हैं, और रक्षा और चिकित्सा, डिफेंस और मेडिकल, टेलीफोन और उपकरण
और विभिन्न प्रकार के उपभोग वस्तुओं का जो निर्माण है, उन सब में क्या होता है, हम लोग जो इस्पात है उसकी आवश्यकता होती है। तो कैसी होती है, इस्पात की जो है हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। और हम लोग देखते हैं कि जो इस्पात है उसकी ही हमको जरूरत होती है। अब इस्पात से बनी हुई सभी पदार्थ की सूची बनाइए। कौन कौन सी ऐसी है जो आपका इनसे बनी हुई एक लिस्ट आपको याद है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस्पात के उत्पादन और खपत को प्राय देश के विकास का पैमाना माना जाता है कि जो इसकी उत्पादन कितना हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कितना है और कितना उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमको पता चल जाता है तो हम मानते हैं कि हमने कितना उसको आपका प्रोडक्शन किया है, कितना उसको कंज्यूम किया है। उसी बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई हम लोग डेवलपिंग है, अंडर डेवलप है या पुअर कंट्री है। थोड़ा देखते हैं। लोहा और लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है, तो क्लियर होना चाहिए हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में कच्चा और तैयार हुआ माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। इसके लिए अधिक परिवहन की लागत की आवश्यकता होती है। एक जगह से दूसरी जगह जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उद्योग में लोहा अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर देखो लाइमस्टोन लगभग 4:1 यानी कि 4:2 4:1 में, यानी कि अगर लोहा आप लोग 4 यूनिट ले रहे हैं तो कोकिंग कोल आपको 2 यूनिट लेना पड़ेगा और लाइमस्टोन आपको 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तब आप कहीं लोहा बना पाओगे। इस इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें कुछ मैग्नीज मिला जाता है। तो ऑप्शन ये आ सकता है कि जब हम लोग इस्पात यानी कि लोहे को जो इस्पात होता है, जब हम उसको कठोर बनाते हैं तो निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग करके हम लोग इस्पात को कठिन यानी कि कठोर बनाते हैं। तो कौन सा इस्पात है ये आपको देखना है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कब होनी चाहिए, और यह है याद रहे कि इसे निर्मित माल बाजार और उद्योग उपभोग तक पहुंचने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो वो सारे परिवहन हमको इसमें देखने हैं। क्लियर है। तो थोड़ा सा एक बार इसको आप नजर उड़ाइए जल्दी से और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे। चलिए आगे बढ़ा। अब भारत में छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, कहां, छोटा नागपुर का प्लेट्यू पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग पर संकेंद्रित है। यानी कि वही जो आपको छोटा नागपुर का पठार का जो रीजन है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो हमारा प्रोडक्शन होता है लोहे का इस्पात का, हम लोग वहां से ही करते हैं। इस प्रदेश का मतलब होता है रीजन। इस रीजन में क्या है, उद्योग के विकास के लिए अधिक सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। कह रहे उद्योग को डेवलप करने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए वो इस जगह पर अनुकूल है। कैसी हैं, इस जगह पर अनुकूल रूप से हमको वहां देखने के लिए मिलती है। और सारी वो कंडीशंस हैं, लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के लोहे, माल के निकट सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार इन मांगों को विशाल संभवतः सम्मिलित है। मान लीजिए जहां पर हम लोग प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, अगर हमको कॉस्ट कम हो जाए, मान लीजिए हमने निकाला इस जगह से और उसको ले जाकर हम फैक्ट्री में 200 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी। मान लीजिए पास से निकाल रहे हैं, पास में उसको चेंज कर रहे हैं, उसको कठोर बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टील बना रहे हैं, और फिर उसमें लेबर हमको सस्ते मिल जाए और बाजार अगर लोकल हो, ठीक, या फिर पास में पोर्ट हो जो आसानी से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सके, तो हो सकता है जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाए और हमको प्रॉफिट ज्यादा मिले। ऐसे कुछ मुद्दे। और ऐसे ही है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग उद्योग। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना था, तो हम एल्युमिनियम वाले की बात कल करेंगे। तो काफी कुछ हमने इसमें देख लिया, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर है, कितना कितना, कहाँ कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लोहे के जो क्षेत्र हैं वो हमको मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा अब देखिए, बोकारो हो गया, ये दुर्गापुर, जमशेद, भिलाई, राव के विशाखापट्टनम, इनको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।